स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल वेकअप पे। इस चैनल पे नैतिक सीख देने वाली मज़ेदार कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में सोहनलाल नाम का एक गरीब इंसान रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ छोटे से घर में रहता था। सोहनलाल रोज भिक्षा मांगने जाया करता और जो कुछ भी मिलता उससे अपना और अपने पत्नी का जीवन यापन करता था। एक बार सारा दिन भिक्षा मांगने के बाद उसे केवल एक मुट्ठी चावल हाथ लगी और वह अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दुखी होकर बोली, घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है और आप एक मुट्ठी चावल ही लाए हैं। भला इसमें कैसे हम अपना पेट भर सकते हैं। और वह थक हार के घर में बैठा ही था कि द्वार पे एक भिक्षुक आ जाता है और वह कुछ खाने के लिए मांगता है। सोहनलाल धर्म संकट में फंस जाता है। अब वह एक मुट्ठी चावल अपनी पत्नी को दे या सामने खड़े भिक्षु को, लेकिन वह द्वार पर आए किसी व्यक्ति को बिना कुछ दिए जाने देना नहीं दे सकता था। इसीलिए उसने वह चावल भिक्षुक की कटोरी में डाल दिया। सोहनलाल की पत्नी अंदर काम कर रही थी और जैसे ही वह बाहर आई तो सोहनलाल ने भिक्षुक को चावल देने वाली बात बता दी और इस बात को सुनते ही सोहनलाल की पत्नी गुस्से में आ गई। तभी सोहनलाल ने बताया, चावल के बदले भिक्षु उसे एक पतीला दे गया है और उन्होंने कहा है कि अब से खाना इसी में बनाना। सोहनलाल की पत्नी गुस्से से कहती है, क्या इसमें पानी उबाल कर दूं? क्योंकि अनाज तो है नहीं और जो आप लाए थे उसको भी दान दे दिया। और जैसे ही वह पतीले को उठाती है तो उसे कुछ वजन का एहसास होता है और वह पतीले को खोलकर देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि उसमें इन दोनों के लिए पका हुआ खाना रखा हुआ था। सोहनलाल की पत्नी के चेहरे में खाने को देखकर मुस्कुराहट आ जाती है। दरअसल उसने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था, लेकिन सोहनलाल यह नहीं समझ पा रहा था कि वह भिक्षुक तो उसे खाली पतीला देकर गया था, तो इसमें खाना कहाँ से आया। और वह आश्चर्य से यह बात अपनी पत्नी को कहता है, लेकिन वह कई दिनों से भूखी है, इसीलिए उसकी बात नज़रअंदाज करके खाने को घूरती रहती है और अपने पति से कहती है, बड़े दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट भोजन देखने को मिला, चलिए खाते हैं। और सोहनलाल खाना खाने बैठ जाता है, लेकिन अभी भी उसका ध्यान उसी बात पर टिका होता है, क्या यह बर्तन जादुई पतीला है। भोजन करने के बाद वह अपनी पत्नी अपने दिमाग में चल रही उथल पुथल के चलते यह बात कहने से अपने आप को रोक नहीं पाया कि ज़रूर यह जादुई पतीला है जिससे इच्छानुसार भोजन प्राप्त किया जा सकता है। तभी दोनों ने मिलकर पतीले का परीक्षण करने का विचार बनाया और पतीला खाली करके पतीले से दोबारा भोजन बनाने का आग्रह किया और कुछ क्षण में उनकी इच्छा अनुसार भोजन बनाकर तैयार हो गया। यह देखते ही दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनकी भूख हमेशा के लिए शांत हो जाएगी और उन्हें खाने के लिए किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। खुश होकर दोनों ने राज्य में ऐलान कर दिया कि वह सारे राज्य को खाना खिलाएंगे। यह बात दूर दूर तक फैल गई कि कोई गरीब इंसान ऐसा धनवान बना है जो पूरे राज्य को भोजन पर आमंत्रित कर रहा है। और अगले ही दिन सोहनलाल के घर के सामने हजारों की तादाद में
लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसमें से ज़्यादातर लोग तो यह देखने आए थे कि भला यह गरीब इतने सारे लोगों को कैसे खाना खिला पाएगा। लेकिन देखते ही देखते एक से एक व्यंजन सबके सामने रख दिए गए और सभी को खुला आमंत्रण दे दिया गया, जितना खाना हो उतना खाइए और ज़रूरत पड़े तो घर भी ले जाइए। यह सुनते ही राज्य के सभी लोगों ने जी भर के खाना खाया और अपने साथ अपने परिवार के लिए भी लेकर गए, लेकिन खाना खत्म नहीं हुआ। यह देखकर कुछ लोगों के मन में शंका उत्पन्न होने लगी और उन्होंने राजा से जाकर शिकायत कर दी कि महाराज, उसने कहीं से चोरी की है, अन्यथा उसके पास इतना धन कहाँ से आएगा कि वो पूरे राज्य को भोजन करवा सके। और राजा भी सच जानना चाहता था। राजा ने सोहनलाल को अपने दरबार में बुलाया। सोहनलाल ने जादुई पतीले की बात राजा से कह दी। राजा के मन में पतीले की बात सुनते ही लालच आ गया और उसने सोहनलाल से वह पतीला प्राप्त कर लिया, लेकिन राजा के हाथ में पतीला आते ही बेअसर हो गया। राजा को लगा कि जादुई पतीले की बात झूठ है और उसने सोहनलाल को गिरफ्तार कर लिया और उस पर चोरी का आरोप लगाया। सोहनलाल सबके सामने चिल्लाता रहा, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन उसकी बात पर किसी को यकीन नहीं था। राजा ने आदेश दिया कि सोहनलाल का पतीला नदी में विसर्जित कर दिया जाए और सोहनलाल जब तक अपनी चोरी की गलती स्वीकार न कर ले तब तक कारागार में ही रखा जाए। और जैसे ही पतीले को पानी में विसर्जित किया जाता है, राजा के महल में चारों तरफ पानी बहने लगता है और देखते ही देखते राजा का महल पानी में बाढ़ से डूबने लगता है। राजा अचानक अपने महल की ऐसी स्थिति से घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि यह कैसे हो रहा है। तभी वह अपने राज्य के ज्योतिष आचार्य से चर्चा करता है और आचार्य उसे बताते हैं कि तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को कारागार में डालकर अपराध किया है, इसीलिए आपके महल की ये स्थिति हो गई है और यदि आपने उसे कारागार से वापस नहीं निकाला तो इस राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। उसे आभास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो भागते हुए सोहनलाल के पास जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे महल को बचा लीजिए। नादानी में मैंने आपका जादुई पतीला नदी में विसर्जित कर दिया है, लेकिन मैं वचन देता हूँ कि जीवन में कभी भी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। और जैसे ही राजा ने सोहनलाल को कारागार से बाहर निकाला, महल में जल का स्तर कम होने लगा। राजा ने सोहनलाल को बहुत सी दौलत भेंट दी और उसे अपने शाही रथ से उसके घर में भिजवाया। एक समय की बात है, गंगा नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर गांव था जिसकी आबादी बहुत कम थी। यहाँ के लोग आम जनजीवन से काफ़ी दूर थे। ना ही कोई तकनीक और ना ही कोई जीवन यापन की वस्तुएं। उसी गांव में 4 बच्चे थे। उनमें काफ़ी गहरी दोस्ती थी, जिनमें 3 लड़के अभिषेक, विकास और श्याम थे और एक लड़की जिसका नाम रीता था। रीता और श्याम लगभग 7 वर्ष के थे। वहीं अभिषेक और विकास की उम्र लगभग 15-16 साल की थी। विकास को चित्रकारी का बहुत शौक था। वह रोज़ाना बहुत ही सुंदर चित्र बनाया करता था। एक दिन चारों दोस्त आपस में नदी के रास्ते घूमने की योजना बनाते हैं। सभी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। गांव के ज़्यादातर लोग भोजन के लिए मछलियों पर आधारित थे। इसी वजह से नदी के किनारे छोटी छोटी नाव पेड़ से बांधकर रखी होती थी।
चारों दोस्त एक नाव को खोलकर नदी में ले जाते हैं और धीरे धीरे नदी की धारा के साथ बहने लगते हैं। अभिषेक को बचपन से ही नशे की लत थी और यह बात उसके सभी दोस्त भी जानते थे। सभी इससे काफ़ी नाखुश भी रहते थे, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। इसी कारण से वह कभी साथ नहीं छोड़ते। नदी के सफ़र में धीरे धीरे उनको बहुत आनंद आने लगता। आज से पहले उन्होंने इतनी प्राकृतिक खूबसूरती कभी नहीं देखी थी। चारों काफ़ी उत्साहित थे, लेकिन अचानक नदी में पानी का बहाव तेज़ होने लगता है, जिसे देखकर सभी दोस्त घबराने लगते हैं और वे जल्द से जल्द नदी के किनारे पहुंचने का प्रयास करते हैं। लेकिन नदी की धारा बहुत तेज़ होती है, इससे वह अपनी नाव का संतुलन खो देते हैं। नाव बहुत तेज़ बहने लगती है, अपने आप एक वीरान जगह में झाड़ियों में फंस जाती है। चारों दोस्त धीरे से बचते हुए नदी के किनारे एक पहाड़ी इलाके में आकर बैठ जाते हैं। विकास चारों तरफ नज़र घुमाता है और अपने दोस्तों से पूछता है, हम कहाँ आ गए? ये कितनी अजब जगह है। अब हम घर कैसे जाएंगे? विकास की बातें सुनकर सैम और रीता घबरा जाते हैं। तभी अभिषेक कहता है, अरे तुम लोग चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ रास्ता निकालता हूँ। वो सैम को अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि वापस घर जाने के रास्ते का पता लग सके। वहीं विकास और रीता नदी के किनारे ही बैठ जाते हैं। विकास वहां पड़े सूखे पत्ते पर चित्रकारी करने लगता है और रीता आसपास टहलने लगती है। यहाँ दूसरी ओर अभिषेक और श्याम रास्ता ढूंढते ढूंढते काफ़ी दूर निकल आते हैं। अभिषेक नशा करने लगता है, तभी श्याम नाराज़ होते हुए उसे मना करता है और अभिषेक श्याम को पीछे हटने के लिए धक्का देता है, लेकिन श्याम का पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ी से नीचे घने जंगल में गिर जाता है। अभिषेक तुरंत पहाड़ी से नीचे झांक कर देखता है। वो बहुत जोर से चिल्लाता है, श्याम! वह पसीने से लथपथ हो जाता है। अभिषेक को समझ में आ जाता है कि श्याम अब नहीं बच सकता। वह रास्ता ढूंढते हुए वापस अपने दोस्तों के पास पहुंचता है और सारी घटना विकास और रीता को बताता है। विकास अभिषेक को बहुत डांटता है और कहता है, तुम लापरवाह हो, तुमने श्याम को मार डाला। और तीनों दुखी मन से धीरे धीरे अपने गांव का रास्ता ढूंढते हुए वापस आ जाते हैं। सभी गांव वाले यह बात जानकर अभिषेक को बहुत डांटते हैं और श्याम की मां अपने बच्चे के लिए बहुत दुखी होती है। समय के साथ सभी उस घटना को भूल जाते हैं। लगभग 16 साल बाद बचे हुए तीनों दोस्त अलग अलग हो जाते हैं। रीता की शादी एक वैज्ञानिक से हो जाती है। विकास फैशन डिज़ाइनर बन जाता है और अभिषेक उसी गांव में अपना जीवन बर्बाद करते हुए नशे में डूब जाता है। दरअसल वह बचपन के उस हादसे को अभी तक भूल नहीं पाया था। उसे रह रहकर श्याम की याद आती थी। यहाँ दूसरी ओर रीता की पति अपनी लैब में एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा होता है, जिसमें वह पारस के जादुई पत्थर की खोज कर रहे थे। दरअसल कई वर्ष पहले सैटेलाइट से खींची गई तस्वीरों का डाटा इनके हाथ लगा था, जिसमें उन्हें पारस पत्थर की पहाड़ियों का चित्र नज़र आया था, लेकिन वह उसकी सही लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहे थे। रिसर्च करते हुए कई दिन बीत चुके थे। एक दिन वह रीता के साथ उसी शहर आते हैं जहां रीता का दोस्त विकास रहता था और रीता विकास को फ़ोन करके उससे मिलने की योजना बनाती है। वह अपने पति को भी साथ चलने को कहती है। विकास का बहुत बड़ा फैशन डिज़ाइनिंग कंपटीशन होने जा रहा था। विकास उन्हें वहीं आमंत्रित करता है।
दोनों पति पत्नी विकास के प्रोग्राम पर जाकर बहुत आनंद करते हैं। विकास को भी इतने दिनों बाद रीता से मिलकर बहुत खुशी होती है। विकास रीता और उसके पति को अगले ही दिन अपने घर खाने के लिए बुलाता है। दोनों विकास के घर समय से पहुंच जाते हैं। विकास अकेला रहता है, इसीलिए खाने की सारी तैयारी उसे ही करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया था। तीनों साथ बहुत ही आनंद से खाना खाते हैं। उसके बाद विकास अपनी चित्रकारी रीता और उसके पति को दिखा रहा था। तभी रीता के पति, जो एक वैज्ञानिक हैं, उनके हाथ वही पत्ता लगता है जिसमें विकास ने कई वर्ष पहले चित्रकारी की थी। वैज्ञानिक यह देखकर सन्न रह जाता है। दरअसल उसमें वह पारस पत्थर के पहाड़ का चित्र बना होता है, जिसकी रिसर्च वह वैज्ञानिक कर रहा था। वैज्ञानिक तुरंत अपने रिसर्च सेंटर फ़ोन करके सिक्योरिटी फोर्स बुलाता है और विकास को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दरअसल यह चित्र बहुत ही गुप्त दस्तावेज़ों में शामिल होती है। वैज्ञानिक को लगता है कि इतनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इसके पास होने का मतलब ज़रूर यह कोई खास आदमी है। वैज्ञानिक उसे अपने रिसर्च सेंटर ले जाकर पूछताछ करते हैं। तभी विकास बताता है कि मैं, रीता और हमारे दो और दोस्त बचपन में एक जगह घूमने गए थे जहां हम फंस चुके थे। मैंने वही पहाड़ों को देखकर यह चित्र बनाया था और वहां हमने एक दोस्त को भी खो दिया था। वैज्ञानिक विकास की बात को प्रमाणित करने के लिए रीता को फ़ोन लगाया और रीता भी सारी बात हूबहू बता देती है। अब वैज्ञानिक को विकास की बात पर पूरा यकीन हो जाता है। तभी वैज्ञानिक सरकारी आदेश लेकर एक दल का संगठन करता है, जिसमें वह विकास और रीता को साथ ले जाता है और उनके गांव पहुंचकर सभी अभिषेक से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं और अभिषेक को भी इस दल में शामिल किया जाता है। बहुत साल होने के बाद प्राकृतिक परिवर्तन की वजह से उन्हें उस जगह पहुंचने में बहुत समस्याएं होती हैं। तभी वह पानी की बजाय जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते हैं। उनके साथ कुछ गनमैन भी होते हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ चलते हैं। जंगल के खतरनाक रास्ते से सभी लोग आगे बढ़ते रहते हैं और सभी एक जगह आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी आदिवासियों का आक्रमण हो जाता है और सभी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। इसी भागा दौड़ी के बीच रीता दल से अलग हो जाती है और वह भागते भागते एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है। तभी अचानक उसकी तरफ धारदार भाला जोर से आता है और एक कबीले वाला उस भाले को पकड़ लेता है। वह काफ़ी बलशाली दिखाई देता है। उसके वह लंबे बाल होते हैं। रीता डर के वजह से अपनी आंखें बंद करके बैठ जाती हैं। वह इंसान रीता से पूछता है, तुम लोग कौन हो और इस घने जंगल में क्यों आए हो? रीता उसे सारी बात बताती है। तभी उस कबीले वाले इंसान को अपना बचपन याद आता है। दरअसल यह वही लड़का श्याम था जो पहाड़ी के ऊपर से गिरा था और इसकी जान कबीले के लोगों ने बचाई थी। तभी यह रीता की भाषा भी समझ पा रहा था और इसी बीच अभिषेक भी वहां आ जाता है। अभिषेक को देखकर रीता उसके गले लग जाती है और उसे बताती है कि हमारा बचपन का दोस्त श्याम है, जिसे तुमने खाई से धकेल दिया था। लेकिन श्याम को पता था कि वह तो सिर्फ एक हादसा था और तीनों एक साथ मिलकर बहुत खुश होते हैं। तभी रीता बताती है कि विकास भी अपने साथ आया है।
सैम खुशी खुशी विकास से मिलने के लिए उतावला होता है। सैम कबीले वालों के बीच रहता है, इसीलिए वह अपनी भाषा में कबीले के लोगों को शांत कर देता है। सभी साथ मिलकर वैज्ञानिक के पास पहुंचते हैं और रीता अपने पति को सारी बात बता देती है। सैम यहाँ कई सालों से रह रहा था, इसी वजह से उसे उन पारस पत्थरों के पहाड़ों के बारे में जानकारी थी। उस पहाड़ को कबीले वाले लोग अपनी देव स्थान मानते हैं। वह सारी टीम को उस पहाड़ी के पास ले जाता है और वैज्ञानिक यह देखकर खुशी से उछल पड़ता है कि दरअसल पारस पत्थर में ऐसी शक्ति होती है कि उसे किसी भी धातु में स्पर्श करने के बाद वह सोने की हो जाती है। वैज्ञानिक ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर ली थी और चारों बिछड़े हुए दोस्तों को फिर इस घटना ने मिला दिया था। सभी अपने गांव आकर यह बात बताते हैं। गांव वाले यह सब जानकर बहुत खुश हो जाते हैं। वैज्ञानिक को भी उसकी इस खोज के लिए सरकार से बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाता है और उस पहाड़ को सिक्योरिटी के साथ संरक्षण दिया जाता है।